आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं एटीएन इंडिया और मैं हूं आपके साथ रैयान अहमद। अभी हम मौजूद हैं उस जगह पर, उस धरती पर जिसके पास से तो आप गुज़रे होंगे अगर आप राजधानी पटना में रहते हैं तो। मगर आपने कभी गौर से नहीं देखा होगा, ना ही कभी ध्यान दिया होगा। अगर देखा भी होगा तो जानने की इच्छा नहीं की होगी और ना ही जानना चाहा होगा। डाक बंगला चौराहे पर और डाक बंगला चौराहे पर ही जैसे ही आप स्टेशन रोड की तरफ जाते हैं तो आपके पास से ही एक बड़ी हवेली गुज़रती है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वो हवेली है जिसका नाम है रिजवान कैसल इसको कहा जाता है। और इसके बारे में आज हम आपको हिस्ट्री बताने वाले हैं कि आखिर इसका क्या कुछ इतिहास रहा है, क्या किस तरह से इसको बनाया गया और इसकी खूबसूरती क्या है और सरकार की नज़र इस पर कितनी है और कौन कौन इसको लेने के लिए दावेदारी करता है। इस इमाम पैलेस को जो बनवाया गया था 1920 में सैयद हसन इमाम के द्वारा बनवाया गया था। ये स्कॉटिश आर्किटेक्चर के द्वारा बनाया गया था, स्कॉटिश आर्किटेक्ट ने बनाया था। और साथ ही जब हसन इमाम इंग्लैंड से बैरिस्टर बनकर लौटे थे तब उन्होंने इस बिल्डिंग को बनाने का सोचा था। रिजवान कैसल जो कि एक पुरानी बिल्डिंग मानी जाती है, एक पुराना धरोहर माना जाता है। इस रिजवान कैसल के हम आपको बात बताएं तो आप इसकी दीवारों को देख सकते हैं कि किस तरह से इसकी दीवार जो है वो बनी हुई है। साथ ही पूरी तरह से ये रिजवान कैसल जो है वो अब नस्तो नाबूद होते हुए आपको दिख रहा है, पूरी तरह से बर्बाद होते हुए आपको दिख सकता है। आपको बता दें कि इस रिजवान कैसल की जो खासियत है वो 123 कट्ठे में ये रिजवान कैसल बना हुआ है। अगर हम आपको कोई फिल्म नहीं दिखा रहे हैं, हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि सच में कुछ ऐसी बिल्डिंग्स भी है कि ये बिल्डिंग जो रिजवान कैसल के नाम से मशहूर है और इमाम पैलेस भी इसको कहा जाता है। स्कॉटिश आर्किटेक्चर के द्वारा इस बिल्डिंग को बनवाया गया है, स्कॉटिश फॉर्मेट में बनाया गया है। और इस बिल्डिंग के आप जब रेलिंग्स को देखेंगे तो जो है वो लकड़ी के रेलिंग्स बनाए हुए हैं। और साफ तौर से आप एक चीज़ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब पुराने ज़मानों में जब मकानें बना करती थीं तो किन सारी चीज़ों का पूरी तरह से यहाँ पे एहतमाम किया जाता था, किन चीज़ों का जो है कि लोग जो है ख़ासा ध्यान रखते थे। साफ तौर से एक चीज़ और आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसकी दीवारें जो हैं वो बहुत ही सख्त दीवारें हैं। मगर इन दीवारों के बारे में आपको बताएं तो अब ये कहीं ना कहीं बिहार के पटना की राजधानी पटना के नक्शे से लुप्त करने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि क्या कुछ हालत हुई है दीवार की। ऊपर से जो दीवार है वो पूरी पपड़ियाँ खा करके दीवार जो है वो अब ध्वस्त होने पर आ गई हैं। और नीचे का आप तस्वीर देख सकते हैं कि पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। पूरी तरह से पान और गुटखे के जो हैं वो यहाँ पर थूके हुए आपको मिल सकते हैं। बल्कि ये जो पुरानी हवेली है इसकी हिस्ट्री जो है वो बहुत ही पुरानी है। हालांकि राजधानी पटना और बिहार के लोगों को इस बिल्डिंग्स के बारे में, इस बिल्डिंग के बारे में, इस इमाम पैलेस के बारे में नहीं पता होगा। मगर हम आपको अपनी स्टोरी में पूरी तरह से दिखाने की कोशिश करेंगे। क्या हम इस इमाम पैलेस के अंदर जब आए तो हमें ये देखने को मिला कि यहाँ पर व्यवस्था के लोग, पुलिस प्रशासन व्यवस्था के लोग हैं, जो बीएमपी के जवान हैं वो यहाँ पर रहते हैं। उन लोगों को यहाँ पर रहने के लिए जगह दिया गया है। और यहाँ पर जो है कि अंदर चलेंगे, हम अंदर चल करके आपको कुछ ऐसी भी तस्वीरें दिखाएंगे जो आप देखकर यकीन नहीं करेंगे कि पुराने ज़माने में जब घर बना करती थी तो इन सारे चीज़ों का भी, छोटे छोटे चीज़ों का भी पूरी तरह से ध्यान रखा जाता था। जी, अभी हमारे साथ मधुकर जी हैं जो कि बीएमपी में जवान हैं। वो कुछ हिस्ट्री हमें बता रहे थे तो उस हिस्ट्री के बारे में उनसे जानना चाहेंगे। क्या कुछ हिस्ट्री रही है आपकी? इसमें हमारे बाबूजी लोग ये लोग कहते थे कि टुडू इमाम, लेडी इमाम और सुल्तान पैलेस ये बहुत बड़े जमींदार का घर था। बाद में यह पटना का जो है सो ये पटना का नाक कहा जाता था। ऐसा बिल्डिंग हम समझते हैं कि बिहार भर में लेडी इमाम साहब का बिल्डिंग जैसा था, टुडू इमाम साहब का है या ये सुल्तान पैलेस है, ऐसा बिल्डिंग पूरे बिहार भर में कहीं नहीं होगा। है इसमें बाबूजी लोग हमको बताते थे, या हम लोग भी जब बड़ा हुए थे तो थोड़ा सा घूमने आते थे। इसमें नाचने गाने का, आग तापने का, सभा करने का, भोजन करने का सब अलग अलग व्यवस्था था।
एक समय पटना में यह नाक शान कहलाती थी, टुडू इमाम साहब, टुडू इमाम साहब। बाद में कुछ दबंग लोग इसको चाहते थे कि हम हड़प ले, कुछ बिल्डर चाहे कि इसको हम हड़प ले। तो जमाल रोड में एक वकील साहब हैं, वही इनको खबर किए और ये कहाँ से कहाँ पैरवी लगाया कि तुरंत जो है सो इस फोर्स के हवाले हो गया और कोर्ट जो है सो इसको अपने कब्जा में ले ली और सरकार इस पर देखने लगी। उसके बाद से ही बिल्डर उल्डर और जो दबंग लोग थे, कौन दबंग लोग थे? कुछ नेता में थे जो दबंगई से बहुत लोगों का ज़मीन वगैरह हड़पे उड़पे हैं। अब वो लोग क्रिमिनल टाइप के आदमी हैं, हम लोग उसका नाम लेंगे, पुलिस प्रशासन के हमनी आदमी हैं। सब मकान पूरे बिहार भर में कहीं नहीं है। अब बिहार गवर्नमेंट को बहुत फायदा भी होगा। बहुत फायदा होगा, इसमें लोग घूमने आएंगे, इसका जो नक्काशी देखेंगे, इसका केमारी देखेंगे, इसका शीशा देखेंगे, उससे देख करके लोग विदेश तक ले जाएगा कि देखिए उस समय कैसे कैसे इंजीनियर थे जो ऐसे ऐसे बनाते थे। ऐसा नक्काशी जो इसी टुडू इमाम में किया गया है, अब का इंजीनियर और कारीगर नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता है। जो लकड़ी आज तक लगी हुई है, अभी तक इसमें घुन नहीं पकड़ा है, सड़ा नहीं है। भले यह मेंटेन के वजह से सर के गिर गया हो, कहीं से टूट गया हो, लेकिन अभी लकड़ी वैसे ही कट कट आवाज़ करता है, जैसे बुझाता है कि उससे तेल निकलता हो। कौन कौन सा लकड़ी है ये? अभी सब उस समय का होगा, सागवान, शीशम, अच्छा अच्छा विदेशी लकड़ी होगा, अब हम लोग थोड़े जानते हैं। कहा गया है कि टूटी हुई इमारत की दीवार को देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसका दरवाज़ा कभी बुलंद रहा होगा। ये दिनकर साहब कहे थे, हैं, कवि दिनकर साहब कहे थे। तो इस सही में इसका दरवाज़ा कभी बुलंद रहा होगा, लेकिन सरकार इसको विकसित नहीं कर पा रही है। लोग इधर घेर लिया, उधर घेर लिया। जिस जगह जो है सो जमींदार का घर था, उसके घर के आगे जो है ठेला लगने लगा, रिक्शा लगने लगा, कार लगने लगा, लोग चाय के दुकान कर दिए हैं। इसकी स्मृति अब जो है सो समाप्त होते जा रही है। अब इस पर कोई नज़र नहीं दे रहा है। रहेंगे तब तक इस पर आक्रमण नहीं होने देंगे हम लोग। इसको हम लोगों के सामने में अगर कोई कब्जा करने आएगा, आप लोगों को भी मतलब अच्छे से नहीं रखती है, मतलब गंदगी में है हम लोग रहते हैं, बहुत क्रश कर करके कैसे कैसे। सफाई होता है यहाँ पे? ना, ये सब कुछ नहीं। अपने से सफाई कीजिए, अपने से रहिए, अपने से बनाइए, कहीं से कुछ नहीं। कोई कोरोना वरोना में कोई दवाई के छिड़काव उड़काव ये सब यहाँ नहीं। यहाँ तो हम लोग पुलिसकर्मी खाली रहते हैं, नीचे होम गार्ड के लोग रहते हैं, कुछ साहब सुबह के ड्राइवर रहते हैं, कुछ साहब सुबह के यहाँ के माली रहते हैं, कुछ घर में जो साहब के काम करते हैं वो लोग रहते हैं। हम लोग इसी तरह से इसमें सोते हैं, बैठते हैं, यहाँ से ड्यूटी करते हैं और ड्यूटी सब करते हैं। हाँ, ड्यूटी समूचा होगा या इसी जगह से होगा, ड्यूटी में कहीं फेल नहीं होगा। अभी इस पर नाज है बिहार का कि टुडू इमाम साहब, लेडी इमाम साहब का कोठी है अनीसाबाद में, वो है अब लुप्त हो गई। वो भी ये एक रूम जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बीएमपी के जवान अभी यहाँ पर रह रहे हैं, मगर आपको इसके बारे में बताएं कि हो सकता है कि एक बहुत बड़ा ये हॉल है। पिछले दिनों में जब हसन इमाम साहब यहाँ रहा करते थे, तो हो सकता है कि यहाँ पे वो खाना खाते हों या फिर यहाँ पे मनोरंजन के लिए ये हॉल बनाया गया हो। तो ये सारी जो तस्वीरें हैं वो अभी ये बयां कर रही हैं कि अभी जो हमारी हिस्ट्री है, जो इतिहास है, वो कहीं ना कहीं अब लुप्त होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि सरकार की नज़र अभी तक इस बिल्डिंग पर पूरी तरह से नहीं पड़ रही है। ये जो खिड़कियों पर आप देख रहे हैं जो नक्काशी की गई है, जो जिस तरीके से, जिस स्टाइल से इस खिड़की को बनाया गया है, वो स्कॉटिश आर्किटेक्चर के द्वारा और स्कॉटिश स्टाइल में बनाया गया है। जो इसकी जो नक्काशी की गई है, आप रेलिंग का आप देख सकते हैं कि रेलिंग जो है वो किस तरह से बनाया गया है स्कॉटिश फॉर्मेट में। बार बार मैं कह रहा हूँ कि स्कॉटिश फॉर्मेट में ये बनाया गया है, स्कॉटिश स्टाइल में बनाया गया है। इसका जो बनाने का जो तरीक़ा है वो एक अलग ही तरीक़ा है। आप अगर पूरे बिहार में अगर घूम जाएंगे, अगर इस तरह की अगर आप बिल्डिंग कहीं देखना चाहेंगे तो आपको ये बिल्डिंग देखने को नहीं मिलेगी। और इस मकान के, इस बिल्डिंग के चारों तरफ एक एक टावर बना हुआ है। इस टावर को हो सकता है कि पिछले ज़माने में निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। एक ये टावर है, हम अपने सहयोगी से अपील करें कि वो दूसरे टावर को भी दिखाएं कि वो दूसरा टावर भी वहाँ पर है। और इसी तरह से इस बिल्डिंग के चारों तरफ इसी तरह के आपको टावर देखने को मिलेंगे। भी हम इस टावर जो मैंने आपको दिखाया कि जो टावर है, उस टावर पे से ही सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं। हम सीढ़ियाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे, वो पूरी तरह से गोल गोल सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं। और इस पे चढ़ने का जो आप अंदाज़ देख सकते हैं कि एक के ऊपर एक जो सीढ़ियाँ हैं वो काट काट करके बनाई हुई हैं। और अभी हम इस
अभी हम इस टावर के छत पे जा रहे हैं और इस टावर के छत पे आपको दिखाएंगे। छत की जो खासियत है वो एक अलग ही अंदाज में है, एक अलग ही कहानी बयान करती हुई आपको दिख जाएंगी। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप पुराने बिल्डिंग्स में आते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं, जो लिखावट है और जो मतलब गंदा करने की जो लोगों की शुरू से परंपरा चली आ रही है, वो परंपरा ख़त्म होने से नहीं बाज आ रही है। और सबसे ज़्यादा अफसोस तब होता है जब इस तरह की बिल्डिंग्स पर लोग लिख देते हैं और लोग जो हैं वो ये नहीं समझ पाते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो क्या है। ये आप रोशनदान आप इसको बोल सकते हैं, जो सनलाइट्स होती थी, सनलाइट्स घरों में पहुंच सकें, सनलाइट्स आंगन तक पहुंच सकें, तो इन सारे चीज़ों का ख्याल रखा जाता था। आप इसकी जो शीशे हैं, शीशों को देख कर के आप पता कर सकते हैं कि कितनी मोटी शीशे होती थी, कितनी मोटी थी ये सारी जो इस पे जो शीशा बिछाया हुआ है। और सनलाइट जो है वो यहाँ से नीचे की तरफ जाता था और ये सारी चीज़ों का ख़ासा ध्यान रखा जाता था। आपने जिस तरह पढ़ा होगा किताबों में, हिस्ट्री की जब किताबें आप पढ़ते होंगे तो आपको एक पुराने ज़माने के बारे में बताया जाता होगा कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग जो होते थे वो पानी भी स्टोर करते थे, उन पानियों को इस्तेमाल किया जाता था। वही आप देख सकते हैं कि ये भी जो है ये एक पानी स्टोर करने के लिए बनाया हुआ है। यहाँ पे जब बारिश का पानी होता था उसको स्टोर किया जाता था, उसके बाद उस बारिश के पानी को इस्तेमाल किया जाता था। और सबसे बड़ी बात, सबसे अफसोसनाक और सबसे बड़ी बात आपको बताएं तो इस बिल्डिंग्स के हर एक पार्ट्स जो हैं अब गिरने को मजबूर हो गए हैं। हालांकि अभी भी इस बिल्डिंग में इतना दम है कि ये 100-200 साल तक अभी और चल सकता है। मगर एक अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि अगर इस बिल्डिंग्स की जो दीवारें हैं वो अब क्या बयां कर रही हैं कि इन बिल्डिंग्स की दीवारों की जो हालत है वो खस्ती हो चुकी है, दीवारों में दरारें आ चुकी हैं और पूरी तरह से ये बिल्डिंग जो है अब ध्वस्त होने पर मजबूर है। मगर अभी की आप बिल्डिंग अगर आप देखेंगे, अगर इतना दरार किसी बिल्डिंग्स में आ जाता है तो वो गिर जाती है। मगर अभी भी ये बिल्डिंग की हम बात करें तो 100-200 साल तक इन दीवारों को कोई गिरा नहीं सकता है। ऐसी इनकी नींव बनाई गई है, ऐसी इनको मजबूती दी गई है। हम सरकार से ये सवाल करना चाहेंगे कि सरकार आखिर क्यों नहीं सुन रही है इस बिल्डिंग की आवाज़, आखिर सरकार क्यों नहीं दे रही है इस बिल्डिंग पर अपना ध्यान, आखिर सरकार क्यों नहीं बनाना चाहती है इसको टूरिस्ट प्लेस। सबसे बड़ा सवाल है ये। और आप मेरे पीछे का देख सकते हैं कि ये भी एक टावर है जो कि बिल्डिंग के सबसे फ्रंट में ये टावर आपको दिख सकता है। और आपको इस टावर की खासियत बताएं तो ये टावर जो है वो अब जो है कि पूरी तरह से बर्बाद होने पे आ गया है। यहाँ पर जो दीवारें हैं, दीवारों पर जो ये प्लास्टर्स होते हैं वो प्लास्टर जो हैं वो उखड़ चुके हैं और यहाँ पर पेड़ पौधे जो है वो पूरी आ चुके हैं। और इस टावर का जो रास्ता है वो पूरी तरह से अब ब्लॉक हो गया है। विंग्स के जो इस टावर के जो एक एक पत्थर हैं वो झड़ झड़ कर अब गिरने लगे हैं और यहाँ पर जो रास्ता है आने जाने का वो पूरी तरह से अब बंद हो चुका है। और इस टावर के अंदर भी एक खिड़की है, ख़ासा इंतज़ाम रखा गया है कि जो हवाएं हैं, हवा इस बिल्डिंग के अंदर आ सके, इस टावर के अंदर आ सकें। तो रिजवान कैसल जो बनाया गया है वो सैयद हसन इमाम साहब का बनाया हुआ है, जो कि एक बैरिस्टर भी रहे हैं और उनका एक बड़ा ही इतिहास रहा है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये सारा जो लुक है ये आपको नालंदा खंडर में भी आपको मिल जाएगा। बैक साइड में क्या कुछ हालत हो चुकी है इमाम पैलेस की। और आप सामने जब आप आएंगे तो ये काई लगा हुआ पानी और पानी में डूबा हुआ महल आपको सामने दिख जाएगा। तो ये सारी जो तस्वीरें हैं ये इमाम पैलेस की निकल के आ रही हैं। सफाई पर कुछ ध्यान नहीं दिया गया है। बीएमपी के जवानों का ये कहना है कि सरकार इस पर नज़र नहीं दे रही है। अगर सरकार इस पर नज़र डालेगी तो आने वाले कल में सबसे ज़्यादा जो बिहार टूरिज़्म को फ़ायदा होगा वो इस बिल्डिंग से होगा, क्योंकि बिहार में ऐसी कोई भी बिल्डिंग अभी मौजूद नहीं है। आखिर सरकार जो है उस पर दावेदारी
कर रही है, शिया वक्फ बोर्ड आज दावेदारी करने को खड़ा हो गया है। शिया वक्फ बोर्ड का ये कहना है कि ये ज़मीन हसन इमाम की है तो उसको शिया वक्फ बोर्ड में दे दिया जाए। आप देख रहे हैं एटीएन इंडिया और मैं हूं आपके साथ रैयान अहमद। हमेशा आपको इसी तरह की स्टोरीज़ दिखाने की कोशिश करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया।